और हमारे बीच में सब चीजें जब हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि हम 2023 में क्यों नहीं रिपीट हो सकते। हम सबको 2023 में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है और रिपीट तभी होगी जब हम सरकार की योजनाओं को भी बताएंगे और जो कार्यकर्ता जिनके आशीर्वाद से, जिनकी मेहनत से, जिसने खून पसीना एक करके हमको यहां तक पहुंचाया, हमारी सरकार में लेकर के आए, उन कार्यकर्ताओं के अगर कोई दुख तकलीफ है तो उसको हमको ठीक करनी पड़ेगी, उनमें उत्साह का संचार करना पड़ेगा। उनके कोई काम है, चाहे व्यक्तिगत है, चाहे गांव के काम है, वो सरकार में बैठे हुए लोगों को सब करने पड़ेंगे। 23 को ध्यान में रख करके चुनाव में पूरी ताकत से जुटे, पूरी लगनता से जुटे, पूरी योजना से जुटे। गलत फहमी मत मार लीजिए भाई, अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूँ। ये जयपुर वाला कैंडिडेट की लिस्ट भेजी ना, तुम हर गांव की एक मत जानो, ध्यान रखो और कोई गलत फहमी मत मारो। और मैं फोटो काट दूं ना तो बस मोदी भी नहीं हिला सका, बात मानते हैं में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी मुद्दे की। यूं तो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, हर कोई ताल ठोक रहा है कि 2023 के लिए हम तैयार हैं और दावे भी यही किए जा रहे हैं कि बस महज इलेक्शन का ऐलान हो जाए, काउंटिंग हो जाए, सरकार हमारी बनेगी। लेकिन नेताओं के बयान से साफ है कि बौखलाहट अंदर खाने में क्या चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स को भी अक्सर खारिज किया जाता है यह कहकर के कि मीडिया का अपना एक एजेंडा है, कोई कहता है कि मीडिया की अपनी सोच है। लेकिन जनाब, जो स्थितियां दिखाई देती हैं वो कहा जाता ना कि कई बार लफ्जों पर जुबा पर कहते कहते बात जुबा पर आई गई। मैं कम जानता हूं थोड़ा गाने वगैरह के बारे में, लेकिन वही स्थिति नेताओं की जुबान पे भी दिखती है। और ये बोली का लड़खड़ाहट नहीं कहूंगा मैं, बौखलाहट जरूर हो सकती है कि आप कितने धरातल पर इनसिक्योर हो। मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज नहीं करनी चाहिए। मीडिया वही कुछ दिखाता है जो एक आईना है। वो तो आपको देखना है, नहीं देखना आपकी मर्जी है, लेकिन आप जैसे दिखते हो मीडिया वही सब कुछ दिखाता है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तैयारी दोनों ओर से है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि सिर्फ एक ही बात का इंतजार है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो, काउंटिंग हो और हमारा नेता जो भी बनना हो मुख्यमंत्री बन जाए। बीजेपी में एक चीज तो क्लियर कर दी है कि जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं उसको लेकर के कि चेहरा कौन होगा इसे भूल जाइए, चेहरा क्यों नरेंद्र मोदी और कमल का फूल होगा, भारतीय जनता पार्टी होगी। आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात कांग्रेस में भी दिखाई देंगे। एक बार तो कह ही दिया गया है कि एक सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, कौन चेहरा होगा इसकी परवाह मत करिए। तो चलिए, जिस बात को लेकर अक्सर हम जिक्र करते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी दिखाई देती है तो भाजपा में भी है, जिसे अक्सर खारिज भी किया जाता है। लेकिन उनके नेता इस बात का ठप्पा लगा करके कह देते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, अगर इस गुटबाजी में होंगे तो हम सरकार में वापस नहीं आ सकते। एक ही मुद्दा होना चाहिए 2023 और उसमें कांग्रेस पार्टी और वही उसकी जात होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ ओम प्रकाश माथुर कह रहे हैं पर्वतसर नागौर में। उनका भी साफ कहना है कि ये मेरा लाडला, उसका लाडला, ये गुट वो गुट, ये सबको भूल जाओ और मैंने खूंटा गाड़ दिया तो मोदी जी में नहीं ला पाएंगे। यानी कि मैंने कोई रिपोर्ट दे दी और गुटबाजी से अगर आप लोग बाहर नहीं आएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। चेहरा एक ही होगा, वो कमल का फूल। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और राजस्थान की सियासत की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि नेताओं के बयान के मायने क्या हैं। वही है जो मीडिया को दिखाई देता है और नेता उसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं। ओम सैनी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर यश गोयल साहब, श्याम सुंदर शर्मा साहब, सभी वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
ओम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं अक्सर देखता हूं जो रिपोर्ट्स को पढ़ करके हमारे सहयोगी साथी कई बार मीडिया ब्रीफिंग में जब सुनते हैं कोई पार्टी से कि सब आपके यहाँ पे गुटबाजी इसका, कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका अपना कपोल कल्पित बातें हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन बयानों से कुछ झलकी नजर आती है। स्पष्ट रूप से नजर आता है, आईने की तरह से हम लोग पेश करते हैं चीजों को कि हम देख क्या रहे हैं, और वो कहते हैं कि छापो क्या, दिखाओ क्या। ये उनसे जो डिक्टेट होने का सिलसिला चला है, ये अपने आप में एक, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी पर एक हमला है जिसको कि हमें बर्दाश्त करना नहीं चाहिए, वो सच तो बयान करना चाहिए। अब कल 4 प्रस्ताव और 14 सुझाव, ये सारा सिलसिला देखने को मिला, लेकिन इस बीच में जो डायलॉग हुए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि साहब ये तो, इससे तो बेहतर है कि यूपी में जैसे बुलडोजर वाला सिलसिला है वो सब कुछ ठीक कर देगा। अरे आपकी पार्टी तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में चक्कर लगा रही है कि डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है ये, तो आपको यही ज्ञान नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहा है कि मुझे आला कमान ने रोका वरना मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूँ। तीसरा बोल रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारी वापसी नहीं होगी। फिर उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि ये सब बोलना बंद कीजिए, अगर वापस राज में आना है तो खामोश रहिए। उधर दूसरे बोलते हैं कि मुझे तो मना कर रखा, अदरवाइज मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। उधर वो जो ये वाली बात आपने बताई, जनाक्रोश रैली में कुछ हो रहा है और इधर कांग्रेस के प्रदेश अधिवेशन में कुछ हो रहा है। तो ये सब चेहरे बड़े, मतलब इनको अपने भरोसा नहीं है, इनके अपने घोषणा पत्रों पर, इनके अपने कामों पर भरोसा नहीं है कि समाज को उस तरीके से अपने साथ में जोड़ने में। मैं बीच में एक इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। घोषणा पत्र की स्थिति यह है, श्याम सुंदर शर्मा साहब ने इलेक्शन के दरमियान 2 कैंडिडेट से बात की और जब हमारे साथ लाइव में जुड़े कि क्या है एजेंडा की मैनिफेस्टो, रोचक बात देखिए, कैंडिडेट को खुद को पता नहीं मैनिफेस्टो जारी हो गया और उसकी घोषणाएं क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैनिफेस्टो की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हो आप इससे अंदाज लगाइए कि प्रदेश कांग्रेस का एक सेक्रेटरी, मंत्री, वो ये नहीं जानता है कि उसकी पार्टी ने इस बात का कैसे राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया है कि यूपी के अंदर जो बुलडोजर कल्चर वाला सिलसिला है उसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी अभी। तो ये सारी बातें हैं और उसका सीधा सीधा सिलसिला है कि किसी तरीके से आप शासन में आ जाइए, चेहरे से आइए या उससे आइए। दोनों ने बता दिया। मोदी जी के यहाँ से बिल्कुल साफ साफ है कि कमल को समझना है, इनडायरेक्टली मोदी जी जो कह रहे हैं उसको मानना है। इधर राजस्थान में क्या आप दोनों, ये तीनों या चारों जो अपने अपने चेहरे लेके घूम रहे हो, उन चेहरों से काम नहीं चलेगा, आपको एकजुट होकर के और सामने आना पड़ेगा। तो इसका मतलब विभाजन तो बड़ा स्ट्रांग है, ये तो जनता ही तय करेगी, क्योंकि जाति संगठन इस कदर बन रहे हैं कि जो जाए सौदेबाजी कर सकते हैं। मैं आऊंगा आपके पास में, डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा। यश सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे अभी ओम जी वैसा आप कह रहे हैं कि जिस चीज को लेके पार्टी आपकी सुप्रीम कोर्ट तक गई है, कार्यकर्ता का ये कहना, उनका एक मकसद ये था कि जो आए दिन हम समाचार पत्रों में खबरें पढ़ते हैं कि पेपर आउट हो गया, वहां रेप हो गया, वहां फायरिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसको लेकर के उनका साफ कहना है। गजेंद्र शाकला जो कांग्रेस के नेता हैं, बीकानेर से हमारे साथ भी कई जुड़ते हैं, उनका कहने का यानी कि अपराधियों में उस तरह का खौफ होना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में था और उसी कानून व्यवस्था के कारण वहां की सरकार रिपीट हुई है। तो काफी हद तक यह है कि कार्यकर्ता को इस बात की चिंता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मैसेज नहीं जा रहा पब्लिक के बीच। देखिए ये जो मीटिंग्स होती हैं, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी और पार्टी में हो, इस तरह की बातें होना आम बात है। जितने लोग बैठेंगे उतनी बातें कहेंगे। और जैसा भी आपने कहा, जो मेन इश्यूज हैं उनसे ये डाइवर्ट क्यों कर रही है, खासतौर से सत्ताधारी दल। चुनाव जब होंगे हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं है, जब होंगे तब आप भुगतोगे। आज पढ़ने में आया था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि यार ये मत कहो कि हमारी रिपीट होगी, ये मानो आप हमारी सारी चीजें जो प्लस हैं, जो हमने अचीवमेंट्स लिए हैं, उनको कंसिडर करके हमें वोट दो। तो ये चेंज ऑफ वर्जन जो है ये बहुत फ्रीक्वेंट है और ये इमिनेंट है इन लीडर से। पर जो सत्ताधारी दल को सोचने वाली बात है वो ये है कि जो प्रेजेंट समस्याएं हैं, खासतौर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जो मजाक बन गया है दुनिया में, राजस्थान कम से कम 7 या 10 पेपर्स ऐसे आउट हो चुके हैं और लीक हो चुके हैं, कुछ नहीं कर पा रही सरकार। अब बार बार ये कहते हैं कि साहब हमने एक्ट बना लिया है, हम ये कर लेंगे। और एक्ट तो गवर्नर की गोदी में रखा है, वो जब पास करेगा तब आप करोगे ना, किसी को गिरफ्तार अंदर डालोगे, तब 10 लाख का फाइन या 5 लाख का फाइन लगाओगे, उससे पहले क्या कर लोगे। और ये खुलेआम हो रहा है, आप और हम सब पढ़ रहे हैं अखबारों में किस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, किस तरह से मतलब जो एक्यूज्ड हैं उनकी प्रेमिकाएं भी जुड़ी हुई हैं
पेपर भी जुड़े हुए हैं, डिग्रियां भी जुड़ी हुई है, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मर जाए, जो जिसको मार के गोली पेपर आउट हुआ जो हुआ, उसकी खुद की अपनी सीक्रेट लाइफ ही भी आउट हो गई। हाँ, ये तो है, लीक प्रेमिका हो का गई पता सारी। उसकी पत्नी को नहीं था कि ये भी कोई जीवन में है उसके। और अपोजिशन में ऐसे लीडर मौजूद हैं जिनको ये मालूम है कि 15 दिन पहले वहां से पेपर चला था और वहां गया था, और हर बात उन्हें पता होता है। ये भी बड़ा रहस्य में है। और चाहे वो रीट हो, ये हो, वो तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, अभी 1 साल पूरा पड़ा है, भाग क्यों रहे हो? चुनाव की तरफ क्यों जा रहे हो कि हमें लड़ना नहीं है, तू मैं नहीं करनी? अरे पहले सरकार तो चला लो आराम से 1 साल। 5वां साल क्या कंसिडर नहीं होगा? सिर्फ एक बजट पेश करके यूथ को दे करके आप जो है राजा बन जाएंगे? या किसानों को या लेडीज को 500 रुपए में गैस सिलेंडर पकड़ा दोगे? क्या करने जा रहे हो? मतलब इतना कैओस टाइप है सरकार में, और कोई समझने की चेष्टा नहीं कर रहा है कि हमें क्या करना है। डॉक्टर साहब दूसरी और तरफ दिल्ली से एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली से कोई भी एआईसीसी का इंचार्ज बने, उसको गोदी में लेकर चलते हैं सारे के सारे। क्यों लेकर घूम रहे हो भाई उसको? वो आया अपना काम करके जाएगा। कल उसने कहा ना कि जो पार्टी का डिसीजन है पैरामाउंट है, हमें उसको रिस्पेक्ट देना है, हमें उसको हाथ जोड़ने हैं, उसको नतमस्तक करना है, वो करो ना। भाई को जनता के पीछे पड़े हो, उसको छोड़ो। सत्ताधारी दल कोई काम नहीं कर रहा है जो मैं समझता हूँ। पिछले 1 साल से लड़ते रहे आपस में। मैं विपक्ष को लेकर के भी विपक्ष भी कह रहा है कि हमारी जन आक्रोश सभाएं चल रही हैं, रैलियां की हमने। जन आक्रोश चल रहे हैं, वो तो तैयारी, वो तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बूथ तक जा रहे हैं, अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं। और जो अब 3 साल एक व्यक्ति के पूरे हो गए बीजेपी में अध्यक्ष के, तो बहुत बड़ी चीज है। पिछली बार अरुण चतुर्वेदी देख क्या हुआ, बहुत जोरों शोरों से काम किया, उन्हें हटा करके कोई और आ गया और सत्ता उनको मिल गई। ऐसे ही अब होना है, सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स फेस की। अब वो कह रहे हैं मैंने खूंटा गाड़ दिया है, मोदी जी भी नहीं ला सकते, कोई पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे वो। ये सारी चीजें फन है, इससे रियल फन। चले मैं वापस आऊंगा आपके पास में, श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर बात बहुत अच्छी कही कि अभी इलेक्शन मोड पे आना क्यों चाहती है। चले विपक्ष का तो काम है, लेकिन सरकार भी चुनावी मोड पे कि 2023 और 2024 को बस साधने शुरू कर दो, लेकिन उनके अपने कार्यकर्ताओं के भी अभी गले नहीं उतर रहे कि हम उस पोजीशन में हैं। ना कोई मैसेज जा रहा है, ना कोई अभी जो चीजें चल रही हैं। बेशक सरकार के पास में फीडबैक होगा या जो भी चीजें जाती होंगी, मैसेज एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैंने पूछा कि ये सब चीजें क्यों आई, कि देखिए धरातल पे स्थिति ये है कि हमारी बहुत अच्छी योजना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैसेज योजनाओं से ज्यादा पेपर आउट, फायरिंग इनका ज्यादा जाता है, तो इसकी हमें फिक्र ज्यादा है। और इसी वजह से हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून का मैसेज है, अपराधियों में जो डर है कि बाहर आने से पहले वो कहते हैं कि नहीं जेल में ही ठीक है, तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? देखिए योगेंद्र जी, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को बहुत सारे समझौते नहीं चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। आज जो प्रभारी जी लोगों से मिल रहे हैं, उन देखिए जो कांग्रेस को हरा करके आए थे 19 लोग हैं, आज उन्होंने अपनी दर्द प्रभारी जी के सामने रखा है कि हमने क्या गलती की थी कि हमने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और हम हार गए, और जो जीत के आने वाले लोग हैं वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और वो हमसे वहां जाकर के कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पर धमकाते हैं। अब देखिएगा मैं तो कह रहा, मनीष यादव है जो शाहपुरा से जीत के आया, कहता आलोक बेनीवाल क्या करता है, हमको तो सुनता नहीं है। नंदबई से हिमांशु कटारा है, उसने कहा कि देखिएगा जो बाहर से आया था बीएसपी से, वो मंत्री किस तरह का बन गया और हमारी चलती नहीं, उसकी चलती है, सीएमओ उसकी सुनता है। अब खंडेला से सुभाष मील है और बहरोड से आरसी यादव है, जो कि देखिए बलजीत यादव तक की चलती है, जो कि आप सहयोग करता है। इस तरह से अगर आज पार्टी के लोग यादव तक की चलती है क्या? ये तो पिलर से सरकार को रोके हुए हैं। तो हम मेरे को बताओ, अब वो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या कहेगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री को नहीं कह सकता प्रदेश अध्यक्ष की चलती नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अब कह रहे हैं 2.5 साल बाद याद आ रही है उनको कि इनके साथ अन्याय हुआ। भाई आप भी तो मंत्री थे, आप प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले कहते कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनो, और कार्यकर्ता ने जिसने चुनाव लड़ा, जिसको अब आज भले ही आप बेसाचियों के सारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शासन है हमारा, यही तो दिक्कत है मुख्यमंत्री जी के साथ। मुख्यमंत्री जी बार बार क्यों कहते हैं कार्यकर्ताओं को कि आने वाला समय किस प्रकार का होगा कुछ पता नहीं,
क्योंकि हमको 99 के चक्कर में सरकार मिली और मुख्यमंत्री जी बने भी इसलिए। तो इसलिए देखिए जो स्थितियां बनी हुई है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं वफादार होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए, खुद की धैर्यवानता खो दी, कई बार खो दी, एक बार नहीं, कोई 2 बार 3 बार। हाईकमान के खिलाफ जिस प्रकार का माहौल बन गया, तो आम कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए तो आप ठीक कहते हो, लेकिन आम कार्यकर्ता कहता है आप में तो वो है नहीं जो मुझे करना है। और अधिवेशन में खुले रूप से जो कुछ कहा इसलिए गया कि देखिएगा आप समय समय पर बैठ के उनसे बातचीत नहीं करते हो, तो जब मौका पड़ता है जब ही बोलते हैं। इसलिए देखिए बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। आप देखिए जन आक्रोश यात्राएं भी हुई आपके सामने, उसके बाद सभाएं भी हो रही है। वसुंधरा जी गायब है। वसुंधरा जी गजेंद्र सिंह शेखावत के क्षेत्र में जाकर के सहयोग करती है और कंटेनर लगा करके नए मकान बना देती है। वसुंधरा जी थी ना, जेपी नड्डा जी जब आए तो वसुंधरा जी थी, वसुंधरा जी का स्पीच भी हुआ। क्या स्थिति हुई थी उस वक्त, क्या हुआ था, कितने लोग थे वहां पर? 2.5 घंटे 2 घंटे उनको एयरपोर्ट में बैठना पड़ा वसुंधरा जी के साथ। वसुंधरा जी ने कहा देखो कुछ है ही नहीं, भीड़ ही नहीं है स्थिति की। ये बड़ी अलग अलग तरह की स्थितियां बनी हुई है और जन आक्रोश यात्रा में जाती नहीं है। और फिर देखिए आज मोदी जी से मिली भी है वो। तो आने वाले अब ओम प्रकाश माथुर निश्चित रूप से उस समय प्रभारी थे जब प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस दरमियान में ये नहीं कहा कि मैं केंद्रीय समिति का मेंबर हूं और मैं किसी के खिलाफ रिपोर्ट दे दूंगा तो मुख्य मोदी जी भी नहीं फाड़ सकते। हाँ कुछ चीजों में कह सकते हैं वो और कर भी सकते हैं, क्योंकि उनके साथ अब क्योंकि वो धरातल पर कब राज्यपाल बन जाएंगे कुछ पता नहीं। अभी तो वो कह रहे हैं ठीक है, अब वो क्या मुख्यमंत्री बनने लायक स्थिति में तो नहीं है, नहीं बनाएंगे उनको, और कोई बनेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन बनेगा अभी तय नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम 73 साल के मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और 72 साल की वसुंधरा राजे उसके नाम पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो है विरोधाभास की स्थिति, और कांग्रेस में तो हो गई है कि अब किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो मुख्यमंत्री जी को चिंता का विषय है। बीजेपी में भी साफ कह दिया गया है कि किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। दोनों ही कह रहे हैं, दोनों इसलिए कह रहे हैं कि कोई सक्षम उनके पास नेता नहीं है जिसके नाम पर जीत सके। अब मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ोगे और राहुल गांधी के नाम पे चुनाव लड़ोगे राजस्थान में, तो आज अशोक जी ने जो इतने काम किए, इतनी योजनाएं दी थी, बाकी जगह चुनाव जीत रहे हो उनके नाम से, हिमाचल जीत गए। अब राजस्थान में उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ोगे, क्योंकि क्यों नहीं लड़ोगे? क्योंकि आप सक्षम तरीके से केंद्रीय नेतृत्व में दम नहीं है कहने का। या तो कहो कि हम मुख्यमंत्री नहीं रखेंगे, तो ये कुछ कहने की ताकत तो रखो। अब केंद्र ताकत रखता नहीं है और फिर कहता है कि फैसला नहीं करेंगे। तो इसलिए आपके प्रति क्यों कार्यकर्ता काम करेगा? क्योंकि कार्यकर्ताओं को अभी तक निगम बोर्ड बने ही नहीं बहुत सारे। आप देखिएगा कि प्रदेश आप प्राधिकरण यूआईटी बना ही नहीं, 4 साल हो गए। अरे आपको तो सत्ता मिल गई, लेकिन नीचे का विकेंद्रीकरण का क्यों नहीं किया आपने? वही वसुंधरा जी के साथ होता था। तो ये देखिए जो मुख्यमंत्री बन जाता है वो सोचता है मैं हूं सरकार, बाकी कार्यकर्ता कुछ नहीं है। कार्यकर्ता तो हम दे देंगे तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्यकर्ता ही आपको सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। चलिए मैं श्याम जी वापस आता हूं आपके पास में। मैं एक बार वापस से ओम जी का रुख करना चाहूंगा। तो ओम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन का माहौल पहले से कुछ अर्ली हो जाता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पहले हम देखा करते थे कि अगर नवंबर दिसंबर में चुनाव है तो ये सिलसिला शुरू होता था कि बजट सत्र के बाद में कवायद, और उसके बाद में जो आज हम देख रहे हैं रैलियां, ये तो पीक टाइम हुआ करता था कि सभाएं हो रही हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। लेकिन बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दमादम जहां चाहे मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम बनवाने हो, वो भी एजेंडा सारा वही है, इलेक्शन मोड पे आ गए हैं। कुछ लोगों की चिंता ये भी है कि कुछ अर्ली तो नहीं हो रहा है कि चुनाव जल्दी कराने की फिराक में हो या करवाना चाहते हो। और खैर चलो जो भी है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा रही बीजेपी में, पता नहीं अभी निकल के बात आती नहीं है, वहां तो साफ यही कहा जाता है कि लगे रहो, 2023 और 24 का लक्ष्य रखो, बाकी कुछ सोचो ही मत, आप तो लगे रहो बस इसी के अंदर। हालांकि उनके भी कार्यकर्ता कहते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया, हम घर बार भी हमारे। आज मेरा मकसद यही था कि मैंने पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बुलाया क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे। कई कार्यकर्ताओं से बात होती है, वो भी यही कहते हैं कि हमारे इट्स टू अर्ली, कि अभी चैन ही नहीं लेने दे रहे हैं, चुनाव भी बाकी है। इसी तरह से कांग्रेस में कार्यकर्ता कह रहा है कि वोट लेने तो हमें जाना है, चीजों को तो दुरुस्त करिए। योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि माहौल की शास्त्रीय समीक्षा होनी चाहिए। माहौल की समीक्षा ये नहीं जो हम कर रहे हैं। माहौल जिस तरीके का बना हुआ है, समाज जिस तरीके से नष्ट हो रहा है, समाज में जिस तरीके से ग्रीड है, बेरोजगारी से रोष है, महंगाई की मार है, इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। पार्टियों के अंदर ये होना चाहिए कि उनका अनुशासन का सिलसिला हो। जिन लोगों ने बगावत करने का
एक फैसला किया, उनको दंडित क्यों नहीं किया भाई, मैं समझ में नहीं आता है। और उस दंडित करने वाले फैसले को तो आपने टाल दिया और दूसरा दंडित करने का रास्ता निकाल लिया। ये कैसी पार्टियों का सिलसिला है? एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो सब नष्ट हो गया। कार्यकर्ता अपनी पार्टी के इतिहास को नहीं समझता, वर्तमान को नहीं समझता, अपने स्वार्थ समझता है कि ट्रांसफर करवा दूं, पोस्टिंग करवा दूं और लाभ ले लूं। ये थोड़े ही एक पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य होता है। पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य होता है कि जिस फिलोसफी से आप जुड़े हुए हैं, जिस विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं, उसको स्थापित करने के लिए समाज में, अपने आसपास में, अपने गांव में, शहर में लोगों के पास में जाए, बात करें। वो दौर मेरा ख्याल है कि खत्म हो गया है और स्वार्थों का एक गठबंधन है जो एक तरफ कांग्रेस का कहलाता है, एक तरफ बीजेपी का कहलाता है। सब लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सत्ता में हिस्सा मिल जाए तो फिर उसके बाद में हमारे ठाठ है। कार्यकर्ता क्यों चाहता है कि तत्काल उसे मंत्री बनाया जाए? कार्यकर्ता क्यों चाहता है कि उसको हैसियत उस तरीके की दी जाए? इसका मतलब यह है कि सिर्फ ग्रीड से आए हैं आप, विचारधारा से नहीं आए, आप अपने संगठन को बनाने के लिए नहीं आए। और आपको जिन लोगों से ईर्ष्या हो रही है, उस ईर्ष्या को भी आप वहां बयान करने की स्थिति में नहीं होते। उसको भी जब बयान करते हैं तो ऐसे शब्दों में, ऐसे अल्फाजों में, ऐसे उदाहरणों के साथ में बयान करते हैं जिसमें आप ही अपने अंतर्विरोधों में फंस जाते हैं। जैसे मैंने सांकला साहब का बयान आपके सामने रखा, तो इन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले समाज की इस बीमारी को समझे कि क्यों चेन स्नेचिंग हो रही है, कौन लोग चेन स्नेचिंग कर रहे हैं, क्यों बेरोजगारी के लिए जत्थे इकट्ठे हो रहे हैं, कौन उनको किस तरीके से इकट्ठा कर रहा है, क्यों नहीं जॉब दिए जाते। न देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया केंद्र के स्तर पर, न राजस्थान में उस तरीके से काम हुआ जिसे कहा गया। और सब कोई बने रहना चाहते हैं शासन में अपनी हैसियत को उसी तरीके से। मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि आप अपनी योजनाओं की बात करते हैं। एक बार आऊंगा आपके पास में। देखिए, कांग्रेस के जिस वर्कर का हम जिक्र कर रहे हैं, उनका कहने का मकसद ये नहीं था। ये तो कई बार बहस का विषय बना है कि आप अगर मान लो कोई गैंगस्टर, उसके पेरेंटल मकान है, उसके बाप का बनाया हुआ मकान है, आप उसको रेस्टोर नहीं कर सकते। ये देखिए, आप उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर के एक बार टिप्पणी कर चुका है, लेकिन बहकी बात है वहां पे। उन्होंने एक उदाहरण इस मकसद से दिया कि हमारे यहाँ पे कानून का भय अभी दिखाई नहीं देता जिसका हम जिक्र कर सकें। लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं वो, हमने पूछा उनसे तो उनका साफ कहना था कि मेरा कहने का जो तात्पर्य वो यही था कि कानून के राज का मैसेज जाना चाहिए, कानून का भय नहीं है हमारे यहाँ पे अभी। योगेश जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये मकसद भी है, मतलब आपको भाषा नहीं आती है, आप चीज को बोल नहीं सकते हैं, आप उसके प्रभाव को नहीं समझ सकते हैं, फिर आप बोल रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों के साथ में आप बैठे हुए हैं उन लोगों ने क्या क्या गुनाह किए हैं, उनको दंडित क्यों नहीं किया आपने? और उसके बाद में दूसरे लोगों को दंडित करने से कैसे बच रहे हैं आप? और उसके बाद में उनकी वकालत कैसे की जा सकती है, मेरे समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जाति समूह बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी को सौदेबाजी के साथ में करप्ट कर रहा है। वो जितने भी जाति समूह हैं वो तो अपने दबदबे से, एक मंत्री हैं जो अपने उधर से बोलते हैं सीकर की तरफ से, वो अजीब ही बात बोलते हैं। ये क्या मतलब है? कैसे सरवाइव करते हैं? जनमानस उनको वोट कैसे देता है? क्यों उनको स्वीकार करता है? मीनिंग देयर बाई कि आपके पास में एक सदा हुआ वोट बैंक है जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्थापित करते हैं और फिर सौदेबाजी करते हैं। तो वो भी अब सरकार की आंखों की किरकिरी बन रहे हैं। अदरवाइज तो मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि मेरे बड़े संकट मोचक हैं। यही तो मुझे आश्चर्य होता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा के तहत, अपने संगठन के तहत जिस तरीके से अपने आप को कमिटेड लोगों का सम्मान करती रही है। इनके जन संगठन है, इनके नौजवान संगठन, यूथ संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, उन लोगों को क्यों नहीं तैयार किया इन्होंने? क्यों जातीय संगठनों को अपने आप में तरजीह दे रहे हैं, उनके साथ में चर्चा करते हैं, उनको हैसियत देते हैं, क्योंकि काम नहीं करना चाहते उस तरीके से। वरना जिस तरह के प्रोग्राम बनाए आपने, उनके साथ में जाइए, आपका पार्टी का आदमी जाए, वो करते नहीं है। उसके बाद में फिर आप कहेंगे कि ये लीजिए, ये क्या हो गया? तो होगा ही निश्चित रूप से। दोनों जगह है, भारतीय जनता पार्टी में भी है और कांग्रेस में भी है। दोनों के पास में सब कुछ है, लेकिन संगठन का सिलसिला जैसा है वैसा है। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। इन्हें 3 राज्यों में चुनाव होगा जो बड़े होंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 2018 के अंदर ये कांग्रेस की तकदीर थी कि तीनों जगह पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। और चुनौती इस वजह से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश इनके हाथ से बीच में चला गया, कार्रवाई लुट गया इनका। उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दोनों जगह आपको मालूम है कि कैसे डिफरेंस से चलते हैं। हवाई जहाज से चलने से लेकर उतरने तक की सारी खबर मीडिया में होती है और खुद ही लोग देते हैं।
कार्यकर्ता की चिंता यह है कि वोट मांगने के लिए हमें जाना होता है, आप केवल मंच से संबोधित करते हैं, एक एक आदमी को निकालना वो हमारे लिए होती है सभी पार्टियों के अंदर। क्या वास्तव में कांग्रेस उस दिशा में चले? भी समीक्षा चल रही है, सारी बातें चल रही हैं, अब 1 साल का समय भी नहीं रहा, उससे पहले मंच पे चीजें आ रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर कांग्रेस में एक ऐसा गुबार बढ़ता जा रहा हो जिसको भी फटने का इंतजार हो और अभी फटा नहीं हो, हल्की से हवा निकली हो उससे? योगेंद्र जी, ये जो कांग्रेस में खास तौर से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है बिरला प्लेनेटोरियम तक, या जो छोटी मोटी रैलियां होती हैं, उद्घाटन होते हैं, समर्पण होते हैं, वहां तक कांग्रेस का कार्यकर्ता या लीडर आपको नजर आएगा। बाकी ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मैं नहीं समझता। जब इलेक्शन हुए थे 2018 में, वो तो क्योंकि सरकार बदलनी थी इसलिए बदल गई, और सचिन पायलट के बहुत बड़ा योगदान था उसको बदलवाने में। तो कार्यकर्ता बूथ लेवल पे मिलता ही नहीं है, काउंटर भी नहीं लगते, वहां तक होना चाहिए जैसा कि बीजेपी करती है। तो कार्यकर्ता तो सिर्फ रैलियों तक है, ये बड़े बड़े जो ऑडिटोरियम है उन तक है, बाकी कहीं नहीं है, खाली बड़ी बड़ी सीटें। डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल राजनीतिक दलों को खुद की तारीफ सुनने की एक आदत बन गई है, आदी हो गए हैं वो। पहले मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर के बाकायदा बात भी करते थे कि यार ये ऐसा छपा है, कुछ ना कुछ तो इसकी वजह है। अब नहीं, कुछ नहीं, ये तो एजेंडे बेस चलने लगे। आप ये बताइए कि सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब मीटिंग ले रहे हैं, उनके पता नहीं है कि हमारे यहाँ पे जोड़ो यात्रा, 15 किलोमीटर चलो यात्रा, वो यात्रा, ये चुनाव सब कर रहे हैं। ब्लॉक और जिलों का उनके गठन नहीं हो पाए, चुनाव लड़ने आप जा रहे हो। क्योंकि सारे लोग जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, जो कि मिनिस्ट्री में नहीं है या सत्ता में दूसरी जगह नहीं बैठे हैं, वो जाके एयरपोर्ट से उनको लेके आते हैं, ऑडिटोरियम तक बैठाते हैं और उन्हें वापस छोड़ के आते हैं। सिर्फ उस कार्य में लगे हुए हैं सारे के सारे, खास तौर से कांग्रेस में ग्राउंड लेवल वर्कर नहीं है, कोई स्कीम पास नहीं होती। जो सबसे बड़ा सरकार के पास संकट है वो ये है कि योजनाएं तो मुख्यमंत्री ने बहुत लागू कर दी, और उनका जो एक्सटेंशन है वो फील्ड में नहीं है। उसके लिए क्या कर रहे हैं? विज्ञापन रोजाना, फुल पेज, हाफ पेज, क्वार्टर पेज, उसके लिए दूसरी स्कीम लगाई हुई है। ये एड एजेंसीज डीपीआर पे काम कर रही हैं, उनको मतलब बिल्कुल पास करके वो काम कर रही हैं। तो जो एक्सपेंशन है वो तो दिखिए नहीं रहा। एक्सपेंशन कहाँ है? वर्कर नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है स्कीम्स का। ये तो रंधावा ने जो पहली बार अभी जब मुख्यमंत्री जी ने 4 साल बनाए थे, तब उसने कहा था कि आपके पास सब कुछ है पर आपको एक्सपेंशन नहीं है, आपने एक्सटेंशन नहीं किया, गांव तक नहीं पहुंचे, आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। तो अब 1 साल में क्या मैनेज कर लोगे? पार्टी मैनेज करोगे, लोगों को जोड़ के रखोगे, या ये योजनाएं पहुंचाओगे? योजनाएं हैं पर ये नहीं कहने वाला है कि इनका है। तो इस तरह से सारा घालमेल हुआ है, तो वो क्लियर कंसेप्ट नहीं है। अब यही क्लियर नहीं है कि पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा जी रहेंगे या कोई और आएगा, ये भी कॉन्फिडेंट नहीं है। सिर्फ ये है कि सामने बजट पेश करना है, साथ साथ चलना है। ये सब कांग्रेस में जो फाउंडेशन है वो वीक हो गई है। राहुल गांधी खुद कह के गए हैं यहाँ पर जयपुर में, हमारा जो है भी बहुत बड़ा क्राइसिस है ऑर्गेनाइजेशन का, हमें इसको मजबूत करना। हमारी जिस दिन जड़ उसमें घुस जाएगी दोबारा से, तब हम मजबूत होंगे, साफ कह रहे हैं। चलिए श्याम जी, एक आखिरी सवाल आपसे है, मेरा समय हो चुका है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए झटपटा रही है, कांग्रेस लगातार करे हम रिपीट होंगे। मन से ये भी कहा जा रहा है कि आप ये नेगेटिव बातें मत करें, पॉजिटिव बात करिए। ठीक है, सारी बातें ठीक है, आदमी एक बीमार हुआ और कह रहा, मुझसे कहे कि नहीं तो बड़ा तगड़ा चैंपियन है, दौड़ता है तो सबको पैसा, उसका बुखार तो उतारिए, पहले दौड़ने लायक तो बनाइए उससे। तो चैलेंज तो कांग्रेस के सामने है, सत्ता में वापसी का। आप सरकार में है, एक एक राज्य की सरकार कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान जैसा राज्य लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। तो ये वास्तव में जो खामियां हैं, रंधावा साहब इन पे गौर करेंगे कि ये भी सुनकर के चले जाएंगे? अब रंधावा जिस प्रदेश से आए हैं उसका संगठन की स्थिति क्या है और किस तरह से चुनाव हारे वो खुद जानते हैं। वो तो मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर वो व्यक्ति आया है जो कि खुद लुटा के आया, लुट गई उसकी दुनिया। अब यहाँ कह रहा है कि मैं यहाँ लुटने नहीं दूंगा, यहाँ मैं बनाने आया हूँ। यहाँ इंचार्ज सारे ऐसे ही आते हैं, यहाँ सारे इंचार्ज ऐसे ही आते हैं। अजय माकन आए थे, अजय माकन भी लुटा के आए थे दिल्ली, अब यहाँ ये पंजाब लुट के आया है। और यहाँ देखिएगा जिस तरह से संगठन नहीं बन पा रहा है, संगठन बार बार कहा जा रहा है, अगर 2.5 साल से हम ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष नहीं घोषित करा पा रहे हैं तो इसका मतलब अंदर से
आपसी समन्वय नहीं है। अब रंधावा साहब कह रहे मैं जल्दी करा दूंगा डिक्लेयर, करा दो, क्योंकि जब तक आप हाथ पे हाथ जोड़ो वाला कार्यक्रम जो करने वाले हो तो किसके भरोसे करोगे? सरकार की योजनाएं हाथ पे हाथ से हाथ जोड़ तो रहे हैं, लेकिन हाथ पे हाथ भी रखा हुआ है। एक योगी जी बेहतरीन मिसाल याद आई है, मैं बताऊं। एक ये कि पहले भाड़े की फौजें हुआ करती थी हमारी रियासतों पे, जब मराठास आक्रमण करते थे तो वो लोग उनको हायर कर लेते थे और वो सब सिलसिला। तो इसी तरीके से प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए भी भाड़े के लोग आने लगे, यानी सौदेबाजी के माध्यम से जो लोग विन करते हैं कुछ लोग सरकार बना लेते हैं। इस तरह का सिलसिला बन रहा है। तो उनको सोचना चाहिए अपनी पार्टी का संगठन बनाने की। जब तक वो नहीं बनाएंगे तब तक यही सब चलता रहेगा। वैसे ही ओम जी की बात मैं समर्थन करता हूँ। अब देखिए 19 लोग जो हैं जो आपके साथ जुड़े हुए कल आपके साथ नहीं रहेंगे, चुनाव होगा तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और आज वो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। यही तो कार्यकर्ता आज जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था यही तो बयान कर रहा है कि हमारा क्या दोष था, हमने तो कांग्रेस के साथ दिया और कांग्रेस को हरा करके जो जीत के चला गया वो आज सत्ता का सुख भोग रहा है। ये चीजें देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी संगठन के आदमी है, लेकिन संगठन नहीं बना पा रहे हो। क्यों नहीं बना पा रहे? उनकी मजबूरी होगी, हो सकता हो कि उनके साथ जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। सचिन पायलट अपने लोगों को चाहता होगा, डोडासरा अपने लोगों को अब लोगों की पार्टी बन गई है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की नहीं रही, ये बीजेपी की जाति समूहों की पार्टी बन गई है, यूं बोलिए। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। देखिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे चुनौतियां दोनों के सामने। बीजेपी की चाहत है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, हमारे लिए तस्वीर साफ है, हम सरकार में कब्जा करेंगे, यानी कि सरकार में आने वाले हैं। कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात की जा रही है, हम राजस्थान में वापसी आकर के 1998 से जो सिलसिला चला आ रहा है हम उसे तोड़ देंगे। लेकिन दोनों के लिए खेमे बंदी, मीडिया रिपोर्ट्स को तो खारिज करते हैं, लेकिन इनके जो अंदर की बातें हैं कई बार तो जुआ पे आई जाती हैं, और दोनों तरफ स्थितियां यही हैं। और फिर भी मैं कहूंगा कि वास्तव में जो बातें फ्रंट लाइन पे आती हैं उन पे गौर करके अगर उन्हें दुरुस्त करेंगे तो मुझे लगता है कि खामियां दूर होंगी। अदरवाइज तो ऐसे माहौल बनाते रहिए, माहौल के बाद में पोल किसकी खुलेगी कोई पता नहीं है, ये मतदाता तय करेगा। क्यों ये इस वजह से कह रहा हूं, आम मतदाता का, आम पब्लिक का कोई रुचि नहीं है कि आप कौन सी सभाएं कर रहे हो, कौन सी यात्रा निकाल रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि मेरे बच्चों का रोजगार कैसे लग सकता है, मैं महंगाई से जूझ रहा हूं, उससे मैं कैसे बाहर निकल सकता हूं। और ये मैं जो जिन अल्फाज का उपयोग कर रहा हूं अभी कि जनता नहीं है, उसकी वजह यही है कि जनता के मुद्दों से दूर हटते जा रहे हैं राजनीतिक दल। पहले महंगाई मुद्दा होती थी, महंगाई पे सरकारें चल बनती थी, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा। हम हल्ला करते हैं कि महिला के साथ में ये हो गया, उसके साथ वो दलित के, बड़ी गजब बात होती है, बच्ची होती है, रेप हो दलित की हो चाहे सवर्ण की हो, कि दलित युवती के साथ बलात्कार। अरे भाई साहब, बलात्कार में डेफिनेशन अलग है क्या कि दलित युवती के साथ होगा तो ये होगा और उसके साथ तो महिला है, कानून एक नजरिए से देखता है। बड़ी अजीबोगरीब स्थितियां हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से जनता जुड़ती नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे लिए जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं या जो सिंपैथी दे रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं है, ये महज एक दिखावा है। इसी वजह से जनता भी दूर है, लेकिन मजबूरी है, वोट तो डालना ही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा या मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। कई बार लोग कहते हैं कि इधर तो इधर ये कहां जाए, कि मजबूरी में वोट तो कहीं डालना ही है। तो आइडियोलॉजिकल तो जो राजनीति है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन अब डेमोक्रेसी है, इसका पर्व, इसे सबको एंजॉय भी करना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्ते।